So student, now we are starting second chapter of your history book named Socialism in Europe and the Russian Revolution, यानी कि यूरोप में समाजवाद और जो आपका रशियन रेवोल्यूशन है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. तो फ्रेंच का आपने पढ़ा, वहाँ पर लुई 16 का पहले वहाँ पर राज हुआ करता था और जो आपकी सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 स्टेट्स, जिसमें आपका क्लेर्जी नोबिलिटी थी और जो आपका थर्ड स्टेट्स था उसमें कॉमन पीपल थे वहाँ पर. तो ये आपने देखा. और जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे वही वहाँ पर टैक्स नहीं देते थे, बल्कि केवल जो थर्ड स्टेट्स था कॉमन पीपल का वही वहाँ पर टैक्स पे करता था. सो इससे क्या हुआ था, वहाँ पर इनइक्वालिटी थी. तो बाद में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पर इक्वालिटी आई. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो सोसाइटी को एक नई तरीके से उसकी पुनः संरचना करने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर जागी. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church will control economic and social power. तो आपने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में कि जो बिफोर 18th सेंचुरी से पहले क्या थी, सोसाइटी जो डिवाइडेड थी अलग अलग स्टेट्स और ऑर्डर्स में, ये बटी हुई थी. और जो एरिस्टोक्रेसी और जो चर्च थी उन्हीं के पास सभी ये पावर होती थी. जो वहाँ के सम्राट होते थे और जो वहाँ के चर्च होते थे उनके पास सारे समाज की, सारे स्टेट्स की वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल पावर होती थी. तभी वो टैक्स भी नहीं देते थे, बल्कि कॉमन पीपल ही वहाँ पर देता था. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. लेकिन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये चीज़ें चेंज हुई. In many parts of world, including Europe and Asia, new ideas about individuals' rights and who controlled social power began to be discussed. तो after the French Revolution, in the other part of the world, जैसा आपका एशिया है, यूरोप है, वहाँ पर भी नए आइडियाज़ वहाँ पर डिस्कस होने शुरू हुए. किसके बारे में, इंडिविजुअल राइट और इक्वालिटी के बारे में, कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए. In India, Raja Mohan Roy and de Rosio talked of the significance of the French Revolution. तो यहाँ पर अगर बात करें इंडिया की भी, तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय और डे रोजियो, इन्होंने भी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके महत्व की यहाँ पर बातें की. एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. और कई और भी लोगों ने जो डिबेट्स की, जो बातें की, वो पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के बारे में बातें की. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज, और जो कॉलोनीज थे उनमें डेवलपमेंट की बातें हुई. इन टर्न रिसेप्ट दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज. तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जो कॉलोनीज में जो डेवलपमेंट्स हुए वहाँ पर भी इस तरह की बातें हुई और उससे जो सोसाइटल चेंज हुए वो वहाँ पर हुए. नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन देखिए ये जो यूरोप था वहाँ पर हर कोई, जैसे कि आपको पता होगा, हर किसी के विचार एक से नहीं मिलते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं. सो नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. तो सभी सोसाइटी में एक जैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, बल्कि अपने अपने जो उनके खुद के व्यूज़ थे उसके अकॉर्डिंग वे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift. So responses जो थे वो काफ़ी अलग थे. ऐसी सोसाइटी एक्सेप्ट करने में वो चाहते थे कि ग्रेजुअल शिफ्ट, यानी कि एक क्रमिक बदलाव होना चाहिए. टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली. तो यहाँ पर जो ऐसे लोग थे जो चाहते थे क्रमिक बदलाव, चाहते थे सोसाइटी में कि धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए. तो उनके रेडिकली
इससे अलग उनके विचार थे। सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो उनमें से कुछ लोग जो कंजर्वेटिव थे और कुछ थे लिबरल्स और रेडिकल्स। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। तो ये इनका मतलब क्या था, जो आप ये कंजर्वेटिव्स देख रहे हैं या लिबरल्स देख रहे हैं, रेडिकल्स देख रहे हैं। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। तो कौन सी चीज़ें इन्हें अलग अलग करती थी और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। तो ये जितने भी आप टर्म्स यहाँ पर आप पढ़े अभी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, तो ये नहीं था कि ये एक सी सभी एक थे, बल्कि इनमें कुछ अलग अलग डिफरेंसेस भी थे। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और कैसे ये जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे उन्होंने कैसे चेंज किया सोसाइटी में। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और इसके बाद हम फोकस करेंगे उन हिस्टोरिकल इवेंट्स पर, ऐसे जो इवेंट्स हुए थे विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट्स एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर जो सोसाइटी थी उसे रेडिकली ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society and 20th in the 20th century। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि जो रशिया था वहाँ पर जो सोशलिज्म है वो सबसे जो महत्वपूर्ण और जो सबसे पावरफुल आइडिया बन गया था सोसाइटी को शेप देने में इन द 20th सेंचुरी। तो इसका हम यहाँ पर पूरा आगे पढ़ेंगे। So first, liberals, radicals and conservatives. So one of the groups which looked to change society well were the liberals। तो एक ऐसा ग्रुप था लोगों का जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था, जिन्हें बोलते थे लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। तो ऐसा वो एक देश चाहते थे, एक ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ पर सभी रिलीजन को समान भाव से देखा जाए। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि उस समय यूरोप के स्टेट्स थे उसमें क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी किया जाता था रिलीजन्स में। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो ब्रिटेन था वो फेवर्ड किसके था, चर्च ऑफ इंग्लैंड के चर्च में वो फेवर करता था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। तो ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, देखिए सभी कंट्री यूरोप में ही है, बट जो ब्रिटेन है वो इंग्लैंड की चर्च को फेवर करते थे और जो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट बहुत ज़्यादा था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। और साथ ही जो लिबरल्स थे वो उस समय जो डायनेस्टिक जो वंशवादी जो रूलर्स होते थे उनका जो अनकंट्रोल्ड पावर थी उनके पास बहुत सारी, वो जो चाहते थे वो करते थे, तो उसे भी ये लिबरल्स अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के सामने जो इंडिविजुअल्स है, आम आदमी है, कोई भी इंसान है, उसके पास सेफगार्ड होना चाहिए अपने अधिकारों का, कि गवर्नमेंट उसके जो भी राइट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। और किसके लिए उन्होंने तर्क दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आजकल आप लोग एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, जो आपकी समस्याओं को हल करते हैं, आप वोट देकर चुनते हैं। तो
जो लिबरल्स थे दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और कैसी पार्लियामेंट चाहते थे वो? इलेक्टेड, यानी कि जिसे चुना हो वोट के द्वारा। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी, और जो लॉ हो वो एक वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा देखा जाए। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल्स, जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो जुडिशरी होता है वो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर से वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसा ही कौन चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे कि जो रूलर्स और ऑफिशियल्स हैं उनसे ये जुडिशरी अलग हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन साथ ही ये भी हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन इतना देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि जो लिबरल्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेल ट्रेंड जुडिशरी, बट हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, तो वो पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट, वो इसके फेवर में नहीं थे, वो नहीं मानते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए हर किसी के लिए, यानी वो चाहते थे कि जो वोट देने का अधिकार हो सबको ना हो वोट देने का अधिकार। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, वो चाहते थे कि जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन जायदाद है, उसे ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन, और साथ ही वे ये मानते थे, जो लिबरल्स होते थे, कि वुमेन को भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन कंट्रास्ट, इसके विरोध में जो लिबरल्स थे, अगर उनसे अलग देखा जाए, रेडिकल्स wanted a nation in which government was based on the majority of country's population, तो जो रेडिकल्स हैं वो मानते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो किस पे बेस होनी चाहिए? मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, उसकी मेजोरिटी पे ये बननी चाहिए। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट्स, और देखिए जो लिबरल्स थे दे डिड नॉट बिलीव इन सफ्रेजेट, यानी कि जो राइट टू वोट फॉर वुमेन होता है उसके फेवर में नहीं थे जो लिबरल्स थे। बट जो रेडिकल्स थे दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट, यानी कि महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार से ये सहमत थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि लिबरल्स वो चाहते थे कि जो पूंजीपति हों उन्हें वोट देने का अधिकार हो, बट यहाँ पर जो रेडिकल्स थे दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, तो उनके ये खिलाफ थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हालांकि वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अस्तित्व के बारे में अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, बल्कि वो उस समय इसके खिलाफ थे कि जो प्रॉपर्टी है वो केवल कुछ ही लोगों के पास हो, इसके वे खिलाफ थे। वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसे भी सारे अधिकार प्राप्त हों, न कि कुछ को। थर्ड आपके आते हैं कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल एंड लिबरल्स, इन्होंने देखे रेडिकल्स एंड लिबरल्स ये तीनों को अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन however even conservatives had opened their mind to the need for change, तो जो भी हो कंजर्वेटिव ने भी अपना माइंड ओपन किया चेंज के लिए। अर्लियर इन द 18th century conservatives had been gradually opposed to the idea of change, बट क्या हुआ देखिए, इन द 18th century 18वीं शताब्दी में 18th century कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज, वो जो चेंज का आइडिया थे उसे अपोज किया उन्होंने। बाय द 19th century दे एक्सेप्टेड द सम चेंज, लेकिन 19th century में उन्होंने कुछ चेंज, फुल नहीं बल्कि कुछ चेंज को एक्सेप्ट किया। वॉज इनविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, और ऐसा चेंज वो चाहते थे कि जो पास्ट है वो भी रिस्पेक्टेड होना चाहिए, यानी कि
उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और वो चाहते कि जो बदलाव हो वो एक स्लो प्रोसेस से हो, ना कि बिल्कुल अचानक से। तो एक हिसाब से जो कंजर्वेटिव्स है इन्हें हम रूढ़िवादी विचारधारा के भी मान सकते हैं, यानी कि पुरानी विचारधारा, जो चाहते थे कि बदलाव तो हो लेकिन पुरानी कुछ चीज़ें वैसे ही रहें और धीरे धीरे बदलाव हो। नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो उस समय की जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती थी, जहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती थी, उसमें लोग वर्क करते थे, लेबर्स होते थे, तो उसमें जो भी सोशल चेंज हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। ये किसका साइन था, किसका संकेत था? एक नए समय का। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये एक समय था गहरे सोशल और इकोनॉमिक चेंज का। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। ये ऐसा समय था जब नई सिटीज़ आई, डेवलप हुई। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन थे वो डेवलप हुए। रेलवे एक्सपेंडेड, रेलवे का विकास हुआ। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, और क्या हुआ इस समय? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे वे फैक्ट्रीज़ में जाने लगे काम करने के लिए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग। उनके काम का समय बहुत ज़्यादा होता था। एंड वेजेस वर पुअर, और जो उन्हें वेजेस मिलता था बदले में, काम के बदले जो पैसे मिलते थे बहुत ही कम होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, वो सामान्य थी। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, और ख़ासतौर पे किस समय? जब लो डिमांड होती थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, यानी कि जब डिमांड कम होती थी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होता था, तो उस समय क्या होता था? जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं उन्हें हटा दिया जाता था वहाँ से। तो इस तरह वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, और साथ ही जो वर्कर्स थे उन्हें समस्या थी हाउसिंग की, रहने की, और सैनिटेशन, ये कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, साफ़ सफाई, उसकी बहुत ही समस्या वहाँ पर थी, क्योंकि इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और दूसरा, उनके पास समय भी नहीं होता था कि वो अपने स्वास्थ्य पर और हाउसिंग पर कोई ध्यान दें। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यू। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स, जो इस विचारधारा के लोग थे, वो इस समस्या का समाधान सोचने लगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स during the industrial revolution, how they are living. Almost all industries were the property of individuals. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, निजी लोगों की, कुछ लोगों की, पूंजीपतियों की। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्वेज वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स। और देखिए, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी खुद भी वो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे। एक होता है एम्प्लॉई, एक होता है एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स क्या होता है? काम देता है एम्प्लॉई को। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, और इन्होंने अपनी जो संपत्ति थी किससे बनाई हुई थी? ट्रेड, व्यापार से, और इंडस्ट्रियल वेंचर्स से। यानी जो भी उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज, जो उपक्रम होते थे, जो काम वो करते थे, व्यापार करते थे, उससे उन्होंने ये संपत्ति बनाई थी। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। वो चाहते थे ऐसा एफर्ट होना चाहिए। ये जो वर्कर्स हैं उनको कुछ उनके साथ बदलाव, उनके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। एंड देखिए, साथ ही वो ये मानते थे कि वो बेनिफिट अचीव कर सकते हैं किसके कारण? अपनी वर्क फोर्स के द्वारा। और कैसे? अगर उनकी जो वर्क फोर्स है, जो लेबर्स हैं, वो हेल्दी हों और सभी सिटीजन क्या हों? एजुकेटेड हों। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। जो पुरानी जो पूंजीपतिवादी जो परंपरा होती थी, राजवंशीय परंपरा, उसके जो भी प्रिविलेजेस, जो उन्हें लाभ मिले हुए थे जन्म से ही,
हेड बाय बर्थ, जन्म से ही, उसे इन्होंने अपोज किया। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, और साथ ही उन्होंने किसे वैल्यू दी, लिबरल्स और रेडिकल्स ने इंडिविजुअल एफर्ट्स को, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो जितना एफर्ट कर रहा है उसको उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी। लेबर एंड एंटरप्राइजेज, और इसमें कौन आते थे, लेबर और एंटरप्राइजेज। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर इंश्योर्ड, वो मानते थे कि अगर जो फ्रीडम है, अगर इंडिविजुअल का फ्रीडम है, अगर वो इंश्योर कर दिया जाए, इफ़ पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, और साथ ही वे मानते थे कि ये जो भी लोग हैं, जो उनका वर्क फोर्स है, लेबर्स हैं, उन्हें भी फ्रीडम होना चाहिए, उनके पास भी कैपिटल यानी कि उनके पास भी पूंजी होनी चाहिए, और उन्हें ऑपरेट किया जाए विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि बिना रोक टोक के, संयम के साथ उन्हें ऑपरेट किया जाए। दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, तो वो मानते थे कि ऐसे हमारी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. तो देखिए, liberals and radicals they wanted to change in this society. So अब वो चेंज चाह रहे हैं, बाकी अगर वो चेंज चाह रहे हैं, अगर वो लेबर्स का भला चाह रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो भी उन्हें फॉलो करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीज अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स, तो उन्होंने भी इनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और पार्टीज इनके साथ जो भी बैठकें होती थी उनमें भी ये भाग लेने लगे। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. तो जो यूरोप में 1815 में जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट बनी, तो जो नेशनलिस्ट्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो चाहते थे, क्रांति चाहते थे और इसको बदलना चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. तो देखिए, जो फ्रांस था, इटली थी, जर्मनी थी और जो रशिया था, दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, वहाँ पर ये रेवोल्यूशनरीज बने, क्रांतिकारी बने, एंड वर्कड, और काम किया इन्होंने, टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और जो ये भी यहाँ पर मोनार्की थी, जो राजवंश चलते थे यहाँ पर, सारी पावर उनके पास होती थी, उन्हें दूर करने के लिए, ये जो एक कस्टम होता था इसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया। नेशनलिस्ट्स टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस, तो जो नेशनलिस्ट्स होते थे, राष्ट्रवादी होते थे, उन्होंने बातें की रेवोल्यूशन की, ताकि एक नेशन क्रिएट किया जाए वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, तो जहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उनके पास क्या हों, इक्वल राइट्स हों, ऐसा ये नेशनलिस्ट्स मानते थे। आफ्टर 1815 गिसेपे मेज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट्स conspired with others to achieve this in Italy. So here you can see गिसेपे मेज़िनी, ये कौन थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे इटली के। तो इन्होंने क्या किया, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, तो इन्होंने भी कई राष्ट्रवादी दलों को दलों का साथ लिया, और ये जो मोनार्क, ये जो प्रथा थी, इसे ख़त्म करने के लिए, एक नए नेशन का निर्माण करने के लिए उन्होंने कार्य किया। नेशनलिस्ट्स एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, तो इसके बाद जो गिसेपे मेज़िनी ने जो अपना योगदान दिया, तो इन्होंने कई बुक्स भी लिखी, तो इनकी जो बुक्स थी तो हर कहीं और इंडिया में भी वो पढ़ी गई। Okay, next topic is the coming of socialism to Europe. Perhaps one of the most far-reaching vision
जो सबसे दूर का विज़न था ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड, कि कैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, इसे कहा जाता था सोशलिज्म। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी मीन्स 1850, अराउंड 1850, तो ये क्या है, मिड 19th सेंचुरी। Socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। तो उस समय जो सोशलिज्म था एक वेल नोन यानी कि बहुत जाना पहचाना एक ये वर्ड हो गया था, एक आइडिया हो गया था जो हर तरफ फैल चुका था, बिकॉज जो इंडिविजुअल राइट्स थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। सोशलिस्ट्स वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो जो सोशलिस्ट्स थे, जो सोशलिज्म लाना चाहते थे, वो किसके अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। और वो क्या मानते थे, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं इसे मानते थे सारे जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उसकी जड़ मानते थे। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टीज दैट गिव एम्प्लॉयमेंट्स बट द प्रॉपर्टाइज्ड वेयर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन। हालांकि जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो एम्प्लॉयमेंट देते थे लोगों को, बट ओनली विद पर्सनल गेन, लेकिन किसके लिए, इससे उनका केवल पर्सनल गेन होता था, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी, और इससे उसका फ़ायदा नहीं होता था ज़्यादा जो ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी बनाने में मदद करते थे। सो इफ सोसाइटी इज अ whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। so जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल इंडिविजुअल के द्वारा ना हो बल्कि एक पूरी सोसाइटी के द्वारा हो जिससे सबका भला हो। सोशलिस्ट्स वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और वो क्या चाहते थे कि सभी को मौका मिले प्रोडक्शन करने का, सभी को मौका मिले इंडिविजुअल राइट्स का, सबको मौका मिले एक इक्वलिटी का। तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और उन्होंने कैंपेन शुरू की इसके लिए। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, तो बिना प्रॉपर्टी के एक सोसाइटी कैसे ऑपरेट हो सकती है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो उसका बेस क्या होना चाहिए, क्या होगा सोशलिस्ट जो सोसाइटी होगा। सो मैनी पीपल दे वर्कड ओवर इट। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, जो सोशलिस्ट थे उनका फ्यूचर के लिए एक विजन था, अलग विजन था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कुछ लोग थे उनमें से वो मानते थे कोऑपरेटिव्स होना चाहिए, सबका कॉरपोरेशन होना चाहिए उसमें मिलजुल के। रॉबर्ट ओवेन 1771 to 1858 अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये कौन थे, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, तो इन्होंने किसके लिए कार्य किया, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, और क्या नाम था उसका, न्यू हार्मनी ऑफ इंडियाना, जिसे जो यूएसए में थी। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale, लेकिन जो कुछ सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि कोऑपरेटिव्स बहुत बड़े स्केल पर नहीं बनना चाहिए। ओनली थ्रू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, और वो ये मानते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए इसके लिए। सो यूएसए में तो आपने देखा रॉबर्ट ओवेन थे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लांक 1813 to 1882 वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स, ये चाहते थे ऐसी गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, और किसको रिप्लेस करे, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज को। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members,
और इनका जो मेन मोटिव था वो था कि जो भी कोऑपरेटिव्स बने, जो भी एसोसिएशन बने, उनके जो भी पीपल हों, तो जितना भी प्रोड्यूस वहाँ पर हो, गुड्स जो सामान है जो भी वो प्रोडक्शन करें, तो जब उसका प्रॉफिट मिले अंत में, वो ऐसे उन सब मेंबर में डिवाइड हो, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, जितना उन्होंने वर्क किया है उसको प्रोडक्शन करने में। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 एंड फ्रेडरिच एंगेल्स 1820 to 1895, ये दो और थे जो थे सोशलिस्ट्स। एडिड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो उन्होंने कुछ और आइडियाज़ इसमें जोड़े जो ये उस समय बातें चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, तो जो कार्ल मार्क्स थे वो मानते थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वो क्या हैं, कैपिटलिस्ट, यानी कि वो पूंजीपतिवादी लोगों के पास हैं। कैपिटलिस्ट्स ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री में, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स, लेकिन जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वर्कर। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स, तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कोई भी उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते रहता है कैपिटलिस्ट या पूंजीपतियों का। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी कंडीशन तो वैसी रहती है, बट जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनको तो प्रॉफिट होते रहता है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, तो वो मानते थे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें इसे ओवरथ्रो कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए पूंजीपति, जो ये पूंजीपतिवाद है, कैपिटलिज्म है, एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो ये रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और मार्क्स बिलीव करते थे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए फ्रॉम दी कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनके शोषण बहुत करते थे उस टाइम पे वो। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, और जो वर्कर्स हैं उन्हें एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए। ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, और जो प्रॉपर्टी है जितनी भी वो सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उसमें सबको हक मिलना चाहिए, ना कि जो कुछ लोग हैं जो कैपिटलिस्ट्स हैं। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी कैसी होगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो जो कार्ल मार्क्स थे दे बिलीव्ड इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद कैपिटलिस्ट, और उनका पूरा भरोसा था, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो वर्कर्स हैं वो ज़रूर उनकी विजय होगी इस विवाद में जो उनके साथ चल रहा था, उनका कैपिटलिस्ट्स के साथ चल रहा था। A communist society was the natural society of the future, and Karl Marx believed that a communist society, जो communist society है, was the natural society, वो क्या होगी, एक प्राकृतिक सोसाइटी होगी of the future, किसकी, भविष्य की। Now let's discuss about 1.4th topic, support for socialism, यानी कि सहयोग सोशलिज्म के लिए। बाई द 1870s, देखिए 1870s के बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। टू कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट्स सोशलिस्ट्स फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, तो जैसे कि ये यूरोप से फैला ये जो सोशलिस्ट जो आइडिया था, टू कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट्स, तो इस एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, तो जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, अपनी एक संस्था बनाई, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, और इसका नाम क्या था, द सेकेंड इंटरनेशनल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा पेपर के अकॉर्डिंग। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, तो जैसा आपने देखा भी होगा फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनकी एसोसिएशंस भी होती हैं, तो यहाँ पर जो उस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे
उन्होंने क्या किया, फॉर्मिंग एसोसिएशंस, तो उन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू किया फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. देखिए, उन्होंने सेटअप किया, उन्होंने स्थापित किए फंड्स, किसके लिए कि कभी मान लिया कोई मेंबर है, अगर वो कभी डिस्ट्रेस हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है तो उसकी वो मदद मिल सके. और उन्होंने डिमांड की रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, यानी कि जो उनके वर्किंग आवर्स है पहले से बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था, तो उन्होंने उसे रिड्यूस करने की अपनी मांग रखी. एंड राइट टू वोट, और उनकी जो अगली मांग थी वो थी राइट टू वोट, क्योंकि पहले उन्हें वोटिंग का जो राइट था वो नहीं था. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. और बात करें अगर जर्मनी की, तो वहाँ की जो एसोसिएशन थी उन्होंने वर्क किया किसके साथ मिलकर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे SPD कहा जाता है. तो ये कहाँ की बात है, ये है जर्मनी की बात, ये आप याद रखिएगा. एंड हेल्प टू इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और इसे मदद की उन्होंने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने की, जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, बाई 1905 के बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट्स एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. जो सोशलिस्ट्स थे और जो ट्रेड यूनियंस होती थी उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, लेबर पार्टी, कहाँ पर, ब्रिटेन में. एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और एक पार्टी फ्रांस में की, सोशलिस्ट पार्टी. हाउएवर टिल 1914, लेकिन जो भी हो 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. सोशलिस्ट ने देखी यहाँ पर पार्टी तो बहुत सारी बनाई, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि द सेकेंड इंटरनेशनल बनाई उन्होंने, सोशलिस्ट ने इंटरनेशनल बॉडी, और यहाँ पर वो जुड़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से. और लेबर पार्टी भी बनाई उन्होंने ब्रिटेन में, सोशल पार्टी बनाई फ्रांस में, सोशलिस्ट पार्टी. बट 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने कभी भी वे सक्सेसफुल नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में, कहाँ, यूरोप में, यानी उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी. हालांकि वो पार्टिसिपेट करते थे बट जीत नहीं पाते थे. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, तो उस समय पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स होती थी, जो आजकल भी चलती है, बहुत मजबूत थी. देयर आइडियाज़ डिड सेव लेजिस्लेशन, जिनके आइडियाज़ सेव करते थे, बनाते थे लेजिस्लेशन को. बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रूल्ड बाय कंजर्वेटिव्स, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो अब भी किसके द्वारा चल रही थी, कंजर्वेटिव्स के द्वारा, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के द्वारा. The next topic is the Russian Revolution, रूस की क्रांति. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. तो जो ये आपने अभी पढ़ा सोशलिज्म, तो यूरोपियन जो स्टेट्स थे उनमें एक जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड था रशिया, वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ही उलट गए. सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. तो रशिया में क्या हुई, अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुई सोशलिस्ट के द्वारा, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट, उसे अपने हाथों में ले लिया सोशलिस्ट ने. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917. तो वहाँ पर जो फॉल ऑफ मोनार्की हुआ, जो राजवंशी जो गवर्नमेंट का अंत हुआ, तो वो कब हुआ, 1917 में. एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन. जो अक्टूबर में वहाँ पर इवेंट्स हुए उसे नॉर्मली कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन. द रशियन एम्पायर इन 1914. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रशियन एम्पायर था वो कितना बड़ा था, और कौन कौन से जो कंट्रीज़ थे, स्टेट्स थे, वो इसके अंडर आते थे, कौन कौन से स्टेट्स इसके अंडर आते थे. इन 1914 ज़ार निकोलस II, तो उस समय किसका राज था वहाँ पर रशिया में, ज़ार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशिया एम्पायर इंक्लूडेड. तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, part of Poland, Ukraine and Belarus. It
स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड, तो ये कहाँ पर फैला हुआ था पूरा पैसिफिक ओशन में, एंड कंप्राइज्ड टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ तक ये फैला हुआ था, जैसे कि जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और वहाँ का जो रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। एंड दिस रिलीजन जो ये आपने पढ़ा, ये किससे ये ग्रो हुआ, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर क्या थे, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट वहाँ पे लोग रहा करते थे। ये रिलीजन भी वहाँ पर फॉलो किए जाते थे। इन दिस मैप यू कैन सी रशियन एम्पायर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी ज़ार निकोलस II, जो वहाँ के रूलर थे उस टाइम पे, ये देख सकते हैं आप। ज़ार निकोलस II इन द वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, तो विंटर पैलेस था वाइट हॉल, वहाँ पर की ये फोटो आप देख सकते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सो रूलर के बारे में आपने देखा, उनके एरिया के बारे में देखा, बट इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी वहाँ पर। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये लोग वहाँ पर थे, वो खेती क्या करते थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो कितने, अराउंड 85% इतने लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करके। दिस proportion was higher than in the most European countries, और ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा था उस समय। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द proportion was between 40% and 50%, तो जैसा कि जो ब्रिटेन फ्रांस था वहाँ पर ये अबाउट 40% था, और जो जर्मनी था वहाँ पर 50% था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज द देयर ओन नीड्स, तो यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स होते थे, खेती बाड़ी करते थे फार्मर्स, वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और खुद के यूज़ के लिए भी। एंड रशिया वाज मेजॉरिटी एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और जो रसिया था उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, अनाज का सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ तो थी लेकिन बहुत कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, तो जो सेंट पीटर्सबर्ग थे और जो मॉस्को थे वो मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे तब के। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड alongside क्राफ्ट वर्कशॉप्स। सो इन दी रशिया जो क्राफ्टमैन थे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, बट उनके साथ साथ वहाँ पर ये क्राफ्ट वर्कशॉप्स के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी हुआ करती थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s, और 1890s के दौरान कई वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की गई। व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वर एक्सटेंडेड, जब रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था वो उसे बढ़ाया गया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगे रशिया में इंडस्ट्रीज़ पे। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, तो कोल प्रोडक्शन क्या हो गया यहाँ पर, डबल हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, तो वहाँ पर जो देखिए आयरन और जो स्टील है उसका जो आउटपुट हो गया वो क्वाड्रपल्ड हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। और जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। बाय द 1900 इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स, तो
1900 के दौरान सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स, तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्ट्समैन थे वो इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, यानी कि लगभग समान थे। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, तो जो ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उस टाइम पर, इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और कौन इसे चलाते थे? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते थे। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को, ताकि जो मिनिमम वेजेस हैं वो चलता रहे और जो लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं वो भी फॉलो होते रहें। तो ये केवल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता था। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बिगेन ब्रोकन, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे वो जो रूल उसमें तोड़े जाते थे उसे प्रिवेंट नहीं कर सके। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक दिन के 15 आवर्स ये काम करना पड़ता था वर्कशॉप में, कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। और फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पर 10 से लेकर 12 घंटे तक काम होता था। अकोमोडेशन वरीड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेट्रीज, इसके अलावा जो वहाँ पर वर्कर्स होते थे उनके अकोमोडेशन का पूरा ध्यान अकोमोडेशन का भी वहाँ पर इंतजाम था, रूम्स थे और डॉर्मेट्रीज वहाँ पर बनाई गई थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स, किसमें डिवाइड थे? सोशल ग्रुप्स में। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्ड विद द विलेजेस, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे गाँव से, फ्रॉम विच दे केम, जहाँ से वो आए हुए थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ ऐसे थे वहीं जो फैक्ट्रीज़ में थे जो सिटीज़ में ही परमानेंटली बस गए थे। वर्कर्स में डिवाइडेड बाय स्किल, जो वर्कर्स थे वो उनकी स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड थे। अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व एज एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, तो यहाँ पर एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक जो मेटल वर्कर है उसने कहा कि जो मेटल वर्कर्स होते हैं वो खुद को सभी का मालिक मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स मानते थे उस टाइम पे, सबसे बड़ा मानते थे अपने आप को सभी वर्कर्स में। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स, और ये माना जाता था कि उनका जो वर्क है आयरन का, मेटल का, वो सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, तो जो वुमेन थी 1914 तक उनका लगभग कितना पोर्शन, यानी कि 31% जो वुमेन्स थी वो फैक्ट्री में काम कर रही थी वहाँ पर। बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनके जो वेजेस थे, जो डेली वेजेस वो होते थे, वो जो वहाँ पर पुरुष होते थे उनसे बहुत कम थे। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मैन वेजेस, तो ये कितना कम होता था? लगभग एक जो वहाँ पर मैन वर्कर होता था उसका आधा या उसका 3/4 इतना ये वेजेस कम इन्हें मिलता था। डिविजन्स अमंग वर्कर्स सोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, इसके अलावा जो वहाँ पे वर्कर्स का डिवीज़न था वो उनके ड्रेस और मैनर के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता था, सबकी अलग अलग ड्रेस होती थी वर्क के अकॉर्डिंग। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशन बना ली थी अपने ही मेंबर्स की मदद करने के लिए जब वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हों, और फाइनेंशियल हार्डशिप, जब उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है बहुत कठिन हो। सच एसोसिएशंस वर फ्यू, लेकिन ऐसी एसोसिएशंस जो वर्कर्स एसोसिएशन थी इट वाज इन फ्यू इन नंबर्स, बहुत ही कम ये थी। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, और कभी कभी जो वर्कर्स थे वो हालांकि वहाँ पे डिवीज़न थे बट वो यूनाइट भी हो जाते थे
टू स्ट्राइक वर्क, कभी कभी स्टॉप वर्क कर देते थे, स्ट्राइक करते थे, हड़ताल करते थे। व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स, जब वो जो उनके एम्प्लॉयर्स होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनसे जब डिसएग्री होते थे अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। किसके बारे में? डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। मान लिया किसी को निकाल दिया गया है और कभी कंडीशन, वर्क कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उस समय दे कमिटेड स्ट्राइक्स। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897। और ऐसे ही कुछ स्ट्राइक देखने को मिलती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कपड़ा उद्योग होता है, ड्यूरिंग 1896 टू 1897 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। तो मेटल इंडस्ट्री में कब हुआ ये स्ट्राइक? 1902 में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 टू 1897। इन द कंट्री साइड पेजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। और अगर बात करें कंट्री साइड की, तो जो पेजेंट्स होते थे वहाँ पर, किसान होते थे, वो कल्टिवेटेड, वो बहुत ज़्यादा खेती करते थे। बट द नोबिलिटी, वहाँ पर जो नोबिलिटी थी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते थे, पूंजीपति होते थे, वहाँ का जो राजा होता था, वहाँ के जो चर्चेज़ जो होते थे, उनके पास ही ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज़ होती थी उस टाइम पे। हालांकि खेती उस पर पेजेंट्स करते थे। लाइक वर्कर्स पेजेंट्स टू वेर डिवाइडेड। अभी जैसे आपने पढ़ा कि वर्कर्स वहाँ पर डिवाइड थे, और जो मेटल वर्कर्स हैं वे अपने को सुपीरियर मानते थे सबसे ज़्यादा, वर्कर्स की ड्रेस अलग थी। सेम कंडीशन वाज ऑफ पेजेंट्स। तो जो वहाँ पर किसान थे उनकी भी थी। दे वर ऑल्सो डिवाइडेड, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन अगर कुछ केसों की बात करें तो जो यहाँ पर पेजेंट्स थे उस टाइम पे, उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। नोबल्स गॉट देयर पावर्स, जो नोबल्स होते थे उस टाइम पे, सारी पावर उनके हाथों में थी। एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। और ये कैसे मिली हुई थी? जार के द्वारा, जो वहाँ के राजा थे। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, और उन्हें लोकल पॉपुलैरिटी से ये जो नोबिलिटी थी वो नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें जार के द्वारा दी गई थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन पेजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। तो अगर बात करें इन द अदर हैंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर पेजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स, वहाँ पर जो पेजेंट थे उन्होंने रिस्पेक्ट किया नोबल्स को, एंड फॉट फॉर देम, और उनके लिए वो लड़े भी। बट इन रशिया पेजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू गिवन टू देम, वो चाहते थे कि उन्हें लैंड दे दी जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और जल्दी क्या हुआ, उन्होंने जो रेंट है वो देने से मना कर दिया। एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और कई बार तो रशिया में जो पेजेंट्स होते थे, उन्होंने जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े बड़े, उनका मर्डर भी कर दिया, वहाँ पर उनकी हत्या भी कर दी थी। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। और ये जो लैंडलॉर्ड्स को जो मारा जाता था वहाँ के पेजेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था पेजेंट्स का, तो 1902 में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पर। कहाँ पर? साउथ रशिया में। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1905 में तो देखिए पूरे रशिया में ऐसी कंडीशन आ गई कि पेजेंट्स लैंडलॉर्ड्स को मारने लगे। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द peasants they were differ from the peasants of the यूरोपियन पेजेंट्स। जो रशियन पेजेंट थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन पेजेंट से। इन अनदर वे दे पूल्ड देयर लैंड्स टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून, जिसे बोला जाता था मीर बोला जाता था, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। तो यहाँ पर क्या होता था रशिया में कि जो वहाँ पर पेजेंट्स होते थे वो अपनी जो भी जितनी भी ज़मीनें होती थी वो वहाँ पर एक मीर होता था कम्यून, उसे दे देते थे। और ज़रूरत पड़ने पर वो जो मीर होता था वो ज़मीन जो नीडी वहाँ पर फैमिलीज होती थी उन्हें दे देते थे। टॉपिक 2.3 सोशलिज्म इन रशिया।
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में वो क्या थी, इलीगल थी बिफोर 1914। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो कब फाउंड हुई, 1898, बाय सोशलिस्ट्स हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज़। और ऐसे ही कई जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ये पार्टी बनाई जो रिस्पेक्टेड, जो किसको फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स को, उसके आइडियाज़ को। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्या थी, इलीगल एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। और इसने क्या किया, देखिए न्यूज़पेपर्स सेटअप किया, न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज वर्कर्स को अपने संग जोड़ा और उनसे काम करवाया अपने साथ, एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, और कई जगह हड़तालें इन्होंने की। जो आपकी ये पार्टी थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' customs of dividing land periodically made them natural socialists। तो इससे पहले जैसे आपने पढ़ा, जो वहाँ पे मीर होते थे उसे दे देते थे, वहाँ के जो पेजेंट्स होते थे वो अपनी ज़मीनें, और बाद में जो नीडी फैमिलीज़ होती थी पेजेंट्स की, उन्हें वो बांट दी जाती थी। तो इसे मानते थे जो रशियन सोशलिस्ट थे, उसे मानते थे नेचुरल सोशलिस्ट। सो पेजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर वर्कर्स तो नहीं थे, यहाँ पर कौन थे, पीजेंट्स। वो जो रेवोल्यूशन हुई, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें मेन फोर्स यही थे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और जो रशिया थी वो सोशलिस्ट बनी बाकी कंट्री के कंपेयर में। सोशलिस्ट्स वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी में जो सोशलिस्ट्स थे वो पूरी कंट्री में एक्टिव हो गए थे। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। तो उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पेजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू बी ट्रांसफर्ड टू पेजेंट्स। और उनकी जो डिमांड थी, उनकी ये डिमांड थी कि जो नोबल्स के पास ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र की जाएँ किसे, पेजेंट्स को। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पेजेंट्स। वो डिसएग्री थे, याद रखिए, वो डिसएग्री थे सोशलिस्ट से अबाउट पीजेंट के बारे में। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइट ग्रुप। जो लेनिन थे वहाँ के, अभी आप पढ़ेंगे, फेल्ट दैट, उन्होंने यह फील किया कि जो पीजेंट्स है वेर नॉट वन यूनाइट ग्रुप, वो कोई यूनाइट ग्रुप नहीं है। सम वेर पुअर एंड अदर रिच, उनमें भी क्या हैं, कुछ पुअर हैं, गरीब हैं, और कुछ अमीर हैं। सम वर्कड एज लेबरर वाइल अदर्स वेर कैपिटलिस्ट्स हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। जो लेनिन हैं वो मानते थे कि इसमें से कुछ लेबर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, बल्कि वो केवल दूसरों की ज़मीनें पर काम करते हैं, और कुछ कैसे हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं, वो एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। गिवन दिस डिफरेंटिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो मानते थे कि ये पार्ट नहीं हो सकते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट के। ये कौन मानते थे, लेनिन। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी यहाँ पर आपके रशिया में, वो भी, उसमें भी जो स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, उसके कारण ये भी डिवाइड हो गई। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप। जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, वो कौन से ग्रुप को वो लीड करते थे, बोल्शेविक ग्रुप। थ्रू दैट इज अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक
ज़ारिस्ट रशिया एंड पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। और वो ये मानते थे कि जो इनकी पार्टी है बोल्शेविक ग्रुप, वो मानते थे कि जो ज़ार शासित रशिया है, जहाँ पर ज़ार की हुकूमत चलती है, वहाँ पर जो उनकी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसमें जो मेंबर हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो निश्चित होनी चाहिए। बट अदर जो मेंशेविक थे वो मानते थे दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। वो मानते थे कि सभी के लिए ये ओपन होनी चाहिए पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जैसे कि जर्मनी में है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्टी में बन गई हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक। नेक्स्ट टॉपिक 2.4 अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। सो जो रशिया में उथल पुथल का एक समय रहा 1905 में, तो उसका हम पढ़ेंगे इसमें। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है निरंकुशता, जब किसी एक का ही राज्य चलता है, उसकी ही सारी ऑर्डर फॉलो होते हैं। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. Liberal in Russia campaigned to end this state of affairs. तो जो लिबरल्स थे वो इसे हटाना चाहते थे। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, दे वर्कड विद पेजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। तो उन्होंने जो लिबरल्स थे उन्होंने काम किया सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों के साथ। दे वर्कड विद पेजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर तब तक जो ज़ार थे, वहाँ के जो शासक थे, उनका निरंकुश शासन चल रहा था। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स। और उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था? नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी थे वो सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि पोलैंड में भी उस समय हुआ था। एंड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जुडिडिट्स हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम। और जो जदीडिट्स थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम। वो कैसा है? एक मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहते थे टू लीड देयर सोसाइटीज़, अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए। द ईयर 1904, देखिए 1904 में क्या हुआ? वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। ये रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा साल रहा। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली। जो इसेंशियल गुड्स थे, जो ज़रूरी सामान थे, उसके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%। और जो उनके रियल वेजेस थे वो 20% घट गए, यानी कि जो उनका मेहनताना था। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। और साथ ही जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की एसोसिएशंस में, वो ड्रामेटिकली वो भी बढ़ गई। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। और कब? एक घटना हुई जब 4 मेंबर्स, जो किसके थे? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, वर डिसमिस्ड एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स। तो यहाँ से उन्हें डिसमिस कर दिया गया, जो पुतिलोव आयरन वर्क्स था। देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। तो इसके बाद क्या हुआ? जब इन चारों को निकाला गया तो उसके बाद करीब 1,10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में गए वो, और स्ट्राइक उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी। डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डेज टू 8 आवर्स, की जो वर्किंग डेज हैं वो घटाकर 8 घंटे किया जाए पर डे का वर्कर्स का। एंड इंक्रीज इन वेजेस, और जो वेजेस हैं वो बढ़ाया जाए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, और जो वर्किंग कंडीशन होती हैं वो अच्छी की जाए। अब देखिए क्या हुआ। व्हेन द पोजीशंस ऑफ वर्कर लेड बाय फादर जापान रीच्ड द विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड दी कॉसेक्स। तो वहाँ पर जो पुलिस और कॉसेक्स थे उन्होंने इन पर फायर कर दिया, ये जो एसोसिएशन थे। और इन्हें लीड कौन कर रहा था? जो चर्च के फादर थे गैपॉन, वो लीड कर रहे थे इन वर्कर्स के
ग्रुप को। तो यहाँ पर पुलिस और जो कोसैक्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, इसमें 100 वर्कर लगभग मारे गए, एंड अबाउट 300 वुंडेड, और लगभग 300 घायल हुए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इसे ये संडे के दिन हुआ था, तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज most important for your examination also. Started a series of events that became known as the 1905 revolution. तो ये जो ब्लडी संडे था, स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो ये उन इवेंट्स का स्टार्ट था जो 1905 रेवोल्यूशन से शुरू हुए। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में इस घटना के बाद देखिए 100 लोग मारे गए, 100 वर्कर्स, और 300 घायल हुए लगभग। तो पूरे कंट्री में क्या हुआ, स्ट्राइक शुरू हो गई। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट, और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई और जो स्टूडेंट्स थे वो भी बाहर आ गए। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, और किसके लिए, कंप्लेन करने के लिए जो लैक हुई थी, कमी हुई थी सिविल लिबर्टीज़, जो आज़ादी की। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्कर्स और जो निहत्थे, जो वर्कर्स जो केवल बात करने के लिए गए थे, उन पर यहाँ पर गोलियां चला दी गई थी। तो ये उनकी लिबर्टी के साथ खिलवाड़ हुआ था। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए लॉयर्स ने, जो वकील थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने एक यूनियन इस्टेब्लिश की एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। तो उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट करने की को अलाउड कर दिया, जो जार थे वहाँ के शासक रशिया के, जिसे कहा गया ड्यूमा। इसे क्या कहा जाता था, ड्यूमा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. तो यहाँ पर जो ग्रुप्स बने थे, ट्रेड यूनियंस बनी थी, तो वो भी सब रेवोल्यूशन में शामिल थे। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली, और 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस, जितनी भी कमिटीज़ और यूनियन थी, वर्क अनऑफिशियली, वर्क वो करने लगी। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, जब तक उन्हें क्या माना गया, इलीगल। सिविल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। तो देखिए अभी आपको बताया कि जो जार था उसने एक ड्यूमा, एक कंसल्टेटिव यानी कि जो परामर्श देने वाली एक पार्लियामेंट होती है, वो बनाई थी। लेकिन जो पहली ये ड्यूमा थी उसे उसने डिसमिस कर दिया विद इन 75 डेज, केवल 75 दिन में डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए। एंड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और दूसरी ड्यूमा 3 मंथ में ही उसने डिसमिस कर दी। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो जार था वो चाहता था कि केवल उसका ही रूल चले और ये जो ड्यूमा हो केवल नाम की हो। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, तो वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था अपनी अथॉरिटी के खिलाफ। टू एनी रिडक्शन इन हिज पावर, और अपनी पावर के खिलाफ। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने जो वोटिंग लॉज होते थे चेंज कर दिए। हालांकि देखिए उसने मांगे तो मान ली, लेकिन अपने हिसाब से। पैक द थर्ड ड्यूमा, और जो थर्ड ड्यूमा आई, देखिए पहली जो 75 डेज में उसने क्या कर दी, डिसमिस कर दी। सेकेंड वाली 3 मंथ्स में डिसमिस कर दी। अब जो थर्ड उसने ड्यूमा बनाई, तो उसने उसे पैक कर दिया विद दी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसमें सारे उसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर दिया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और इस ड्यूमा से जो उसने तीसरी ड्यूमा बनाई, उसने इससे जो लिबरल्स थे एंड रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, उन्हें बाहर रखा गया। तो सत्ता किसके, तो यहाँ पर जो ड्यूमा थी वो हाथ में थी कंजर्वेटिव्स के।
नेक्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 टू 1918, तो उस समय रशियन एम्पायर कैसा था, क्या हुआ वहाँ पर, जो भी वहाँ पर चल रहे थे रेवोल्यूशन, तो आगे देखते हैं। इन 1914 वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलाइंसेस। तो यहाँ पर दो थी आपकी जो यूरोपियन अलाइंसेस थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। द सेंट्रल पावर्स, ये किसमें थी, सेंट्रल पावर्स, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ईच कंट्री लेड अ ग्लोबल एम्पायर। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये यूरोप में भी लड़ा गया और आउटसाइड द यूरोप भी ये लड़ा गया। दिस वॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 का। सो देखिए क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर था शुरू हुआ इन रशिया। तो रशिया में क्या हुआ, द वॉर वॉज इनिशियली, जब शुरू में वॉर चला, इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस टू। तो जो उस समय पीपल थे, अब देखिए अपने राजा का साथ दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जार निकोलस टू को, हालांकि वह निरंकुश था। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होते गया, आगे बढ़ता गया, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। तो जो जार था उसने ड्यूमा का यहाँ पर कंसल्ट लेना छोड़ दिया और वो अपने मन की करने लगा। सपोर्ट वॉर थिन, और जो सपोर्टर्स थे उसके वो कम होने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, वहाँ पर जो जर्मन विरोधी भावनाएं थी वो बढ़ने लगी रशिया में। एज कैन बी सीन इन दी रिमेनिंग इन दी सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम। और ये कहाँ पे देखा गया, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि एक जर्मन नेम था। एज पेट्रो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो जो ईस्टर्न फ्रंट था उससे डिफर था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। तो जो वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ पर जो आर्मीज थी वो ट्रेंचेज यानी कि खाइयों से वॉर कर रहे थे। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। और जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर देखिए इतना ये लंबा फासला तय कर रहे थे, तो इसके कई जो सैनिक थे वो मारे गए। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। तो जो रशिया की आर्मी थी उसे बहुत नुकसान हुआ। देर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाई 1917, और 1970s तक अबाउट 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी। वहाँ पर 70 लाख लोग मारे गए सैनिक। एज दे retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. So इस बैटल में क्या हुआ, जब ये रशियन आर्मी हारने लगी और वापस आने लगी तो उन्होंने देखिए क्या किया यहाँ पर, दे डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो उन्होंने जितने भी फसलें थी वापस आते समय सबको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। एंड बिल्डिंग ऑल्सो टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, यानी कि जिससे कि जो एनिमी है उनके जो उनका पीछा कर रहे हैं वो छूट ना सके। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। अब देखिए जो रशियन आर्मी थी उसने क्या किया, क्रॉप्स को नष्ट किया और बिल्डिंग्स को भी। तो इससे जो रशिया थे वहाँ के लगभग 3 मिलियन जो लोग थे वो रिफ्यूजी हो गए, यानी कि उनके पास रहने के लिए अब घर नहीं था, यानी कि लगभग 30 लाख लोग। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी और जो जार थे इन दोनों को अलोकप्रिय बना दिया रशिया में। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और जो सोल्जर थे, सैनिक थे रशिया के, वो अब और लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान हो चुका था।
After then, the war impacted uh, the war will also had a severe impact on industries. तो ये जो वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इससे इंडस्ट्रीज़ को भी रशिया में काफ़ी नुकसान हुआ. रशिया ओन इंडस्ट्रीज़ वर फ्यू इन नंबर्स, वैसे ही रशिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी बहुत कम नंबर में थी है. एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाई जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी. तो जो बाल्टिक सी था वहाँ पर जर्मन का कंट्रोल हो गया था, जहाँ से सप्लाईज आती थी रशिया में, तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बीच में जो बाल्टिक सी था वहाँ से सप्लाई होती थी. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे वो भी अब ख़राब होने लगे मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. यानी कि पूरे यूरोप में रशिया में ये सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ा. बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन. 1916 तक जो रेलवे 1916 से रेलवे जो लाइन थी वो भी टूटनी शुरू हो गई. एबल बॉडीज मैन वेर कॉल्ड अप टू द वॉर. जो स्वस्थ पुरुष थे उन्हें वॉर के लिए बुलाया गया था. एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, और इससे क्या हुआ, वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होगी, क्योंकि जितने भी वहाँ पर जो सक्षम पुरुष थे वो सब युद्ध में झोंक दिए गए. एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वर शट डाउन्स, और जो स्मॉल वर्कशॉप थी जो प्रोड्यूस करे थे इसेंशियल्स वर शट डाउन, वो बंद हो गए. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. तो जैसा कि युद्ध हुआ था एज द वॉर ब्रोक आउट देयर, सो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स, जो ज़्यादातर ग्रेन्स की सप्लाई होती थी वो आर्मी के लिए की गई. इससे क्या हुआ, फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स. तो वहाँ पर बहुत ही कमी हो गई खाने पीने की शहरों में. बाय द विंटर ऑफ 1916, और 1916 के जाड़ों के दिनों से रायोट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. तो जो रशिया में जो ब्रेड शॉप्स होती थी वहाँ पर जो दंगे फसाद थे वो आम हो गए थे, यानी कि लड़ाइयाँ आम हो गई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद या पेट्रोग्रेड. इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राद वर ग्रीन. तो वहाँ पर जो कंडीशन थी, यानी कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी बहुत ही विकट हो गई थी, कठिन हो गई थी. जैसे कि अभी आपने देखा कि वहाँ पे ब्रेड शॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा राइट्स होने लग गए थे, दंगे फसाद. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू emphasize the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. तो जो वहाँ पर नेवा रिवर थी उसके राइट बैंक पर, यानी कि राइट जो दाहिनी ओर था वहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे. ऑन द लेफ्ट बैंक, और जो लेफ्ट बैंक था बाया किनारा, द फैशनेबल एरियाज, वहाँ पर क्या थे, फैशनेबल एरियाज थे. द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. और वहाँ पर ड्यूमा जो एक कंसल्टेटिंग पार्लियामेंट थी वो भी वहीं बैठती थी. इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वेयर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर्स. तो देखिए दाईं ओर वर्कर्स रहते हैं, बाईं ओर जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पे जो किंग हैं और जो ऑफिशियल्स वो रहते हैं बाईं ओर. तो क्या हुआ देखिए, फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन दी वर्कर्स क्वार्टर्स. वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गया. द विंटर वर वेरी कोल्ड, और विंटर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं वहाँ पर, आपको पता होगा. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुंध और बहुत ही ज़्यादा जो बर्फ़ थी वो पड़ी हुई थी. पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द ड्यूमा. तो जो रशिया था वहाँ पर देखिए इस समय जो पार्लियामेंट्रियंस थे वो क्या ये उनकी इच्छा थी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बची रहे, प्रिजर्व रहे.
एंड देवर अपोज टू द जार्स डिज़ायर, और वो अपोज कर रहे थे जार की इच्छा को, टू डिज़ोल्व दी ड्यूमा, वो ड्यूमा को डिज़ोल्व करना चाहता था, कंसल्टेटिंग जो वहाँ पर पार्लियामेंट थी, इसे भी है। ऑन 22 February 22 February a लॉक आउट टू प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो राइट बैंक अभी बताया आपको, जो नीवा रिवर थी वहाँ पर जो राइट बैंक था, जहाँ पर फैक्ट्री जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स थे, तो वहाँ पर लॉकआउट हो गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, और अगले दिन क्या हुआ, 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, तो कई फैक्ट्रीज में जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उन्होंने स्ट्राइक को लीड किया, नेतृत्व किया उसका। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और देखिए इसी दिन को कहा जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन डे वैसे होता है 8 मार्च को। अब आप सोचोगे ये घटना तो फरवरी की है। So students, that day celebrated as International Women's Day. So don't be confused here. As mentioned here, this is the 23rd February, next day. So this is uh, taken from Julian calendar, but if we calculate this date in the Gregorian calendar, so it will be 8 March. So every year 8 March we celebrate International Women's Day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capitals. तो जो इनका डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रदर्शन था वर्करों का, उन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस किया और वो कहाँ पहुँचे, सेंटर ऑफ द कैपिटल्स, द नेव्स्की prospects. At this stage, no political parties was actively organizing the movement. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, जब जो वर्कर्स थे उन्होंने जितने भी वहाँ पर फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, सबको घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, तो गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया वहाँ पर, कर्फ्यू। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग, but they came back on the 24th and 25th February. The government called out cavalry and police to keep an eye on them. तो देखिए यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो बार बार जो फैशनेबल बिल्डिंग्स थे, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर धरना दे रहे थे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, तो उन्होंने अपनी जो सेना थी और पुलिस थी उन्हें बुला लिया इन पर नज़र रखने के लिए। On Sunday 25th February, the government suspended the Duma. ध्यान दीजिए 25 फरवरी को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मीजर्स, तो पॉलिटिशियंस ने विरोध भी किया। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th, तो 26 को क्या हुआ, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे वो लेफ्ट बैंक पे आ गए जहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर ransacked, the street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. तो वहाँ पर जो लोग थे उनके हाथों में स्लोगन लिखे हुए थे जिसमें ब्रेड के बारे में यानी खाने पीने के बारे में, वेजेस, बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ था। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कैवलरी को फिर से बुलाया एक बार। सो स्टूडेंट्स, हियर कैवलरी मीन्स जो घोड़े पे बैठे हुए जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कहा जाता है कैवलरी। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन जो कैवलरी थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस आदेश को मानने से मना कर दिया, जैसे कि वो कह रही थी कि डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायरिंग की जाए। एन ऑफिशियर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 other regiments mutinied, voting to join the
स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और उसके बाद क्या हुआ, कई जो कैवलरी थे उन्होंने भी वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। तो देखिए शाम तक क्या हुआ, जो वर्कर्स थे और जो वहाँ पर जो कैवलरी जो सैनिक हैं जितने भी थे सब वो इकट्ठा हुए और उन्होंने बनाया एक सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग, जहाँ पर ड्यूमा मिलते थे कंसल्ट करते थे वहाँ पर इन्होंने बनाया। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत और इसे कहा जाता था पेट्रोग्राद सोवियत। द नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू द सी द जार। अगले दिन एक डेलीगेशन यानी कि जो मंत्रिमंडल जो एक प्रतिनिधि मंडल होता है वो जार से मिलने गया, बात करने गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम, तो मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया जार को कि वह अपना पद छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस, तो जार ने उनको उनकी एडवाइस को फॉलो किया एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर सोवियत लीडर्स थे जिसमें वर्कर्स और बाकी आर्मी के जितने भी आर्मी थे सोल्जर्स थे और ड्यूमा लीडर जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन्होंने फॉर्म की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन दी कंट्री। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो रसिया का फ्यूचर था वो डिसाइड होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। और इसका बेस क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफ्रेज यानी कि जो वयस्क मताधिकार था उसके द्वारा ये होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना। पेट्रोग्राद हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो फरवरी 1917 में क्या हुआ, वहाँ पे मोनार्की का अंत हो गया। आफ्टर फेब्रुअरी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादा प्रभाव देखा गया इन तीनों का, इसके अलावा भी और भी थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन इनके साथ ही जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे जिन्होंने रेवोल्यूशन को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, वो उन्होंने भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए प्रयास किया बनाने के लिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। तो जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस बनाने पे वो हटा दिए गए। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। जो पेट्रोग्राद सोवियत था वो हर जगह सेटअप किया गया रशिया में। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड, लेकिन फिर भी जो कॉमन इलेक्शन सिस्टम होता है वो फॉलो नहीं किया गया कहीं भी। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल, यानी वो जो निर्वासन का जीवन जी रहे थे वो वापस आ गए। ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। तो ये किस लिए गए थे कि उन्होंने अपोज किया था वॉर को 1914 तक, वो नहीं चाहते थे कि वॉर हो। और आपने अभी देखा भी कि रशिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ वॉर से। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। और उन्होंने ये महसूस किया कि ये टाइम है सोवियट्स को सारी पावर लेने का। ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, ये जो युद्ध है वो ख़त्म होना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पेजेंट्स, जो कृषक हैं उन्हें ये उनकी ज़मीनें ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, जितने भी बैंक हैं वो सब नेशनलाइज्ड होने चाहिए। और ये तीनों मांग किसकी थी, व्लादिमीर लेनिन की। और इन्हें कहा जाता है अप्रैल थीसिस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ही ऑल्सो argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। और उन्होंने खुद भी ये तर्क दिया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका रीनेम यानी कि वो जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए
कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट, किसे इंडिकेट करने के लिए, इट्स न्यू रेडिकल एम्स, जो इसका नया रेडिकल एम है उसे इंडिकेट करने के लिए। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। ज़्यादातर जितने भी बोल्शेविक पार्टी के लोग थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए अप्रैल थीसिस से। अप्रैल थीसिस क्या थी? युद्ध का बंद किया जाए, लैंड ट्रांसफ़र की जाए पेजेंट्स को और बैंक किए जाए नेशनलाइज्ड। ये व्लादिमीर लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है इसे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ socialist revolution and the provisional government needed to be supported. सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो बाकी जो बोल्शेविक पार्टी के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि अभी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इंतरिम गवर्नमेंट, उसे ही अभी सपोर्ट किया जाए। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स, लेकिन इसके बाद कुछ महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुए उसने उनके एटीट्यूड को चेंज कर दिया। तो ऐसे कौन से ये चेंजेस? थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या हुआ? फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, फैक्ट्री कमिटीज़ फॉर्म्ड हुई, विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स रेन देयर फैक्ट्रीज। तो उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि किस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी चाहिए। ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर्स, और जो ट्रेड यूनियंस थी वो भी ग्रू होने लगी। सोल्जर्स कमिटीज़ वेर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और जो आर्मी थी उसमें सोल्जर्स कम्युनिटीज़ बनने लगी। इन जून में अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो जून में क्या हुआ? जो 500 के लगभग जो सोवियट्स थी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के लिए। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस्ड, तो इससे क्या हुआ? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसे अपनी पावर कम होती दिखाई दी। एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू, और जो बोल्शेविक है उनका प्रभाव ज़्यादा देखा गया। इट डिसाइडेड, जो वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई थी, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग दिस कंटेंट। तो उन्होंने इसके खिलाफ अगेंस्ट एक फैसला लेने का यहाँ पर निर्णय लिया। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। तो इन्होंने क्या किया? देखिए, जो वहाँ पर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो फैक्ट्री चलाने के लिए जो बातें कर रहे थे उन्हें रोका उसके लिए कि वे अपनी मन की ना कर सकें। एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, और जो लीडर्स थे इनके उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया वहाँ की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917, तो जुलाई 1917 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए। वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, और उससे क्या हुआ? जो उनके जो बोल्शेविक्स के जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उसे बहुत ही बुरी तरह रिप्रेस्ड किया गया, दबाया गया। मैनी बोल्शेविक्स लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्लीज, तो कई को छुपना पड़ा, कई को भागना पड़ा बोल्शेविक लीडर्स को। ये चीज़ आप ध्यान रखें। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, इसी दौरान जो देश में हो रहा था, पेजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। तो उन्होंने क्या किया? जो सोशलिस्ट थे, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने प्रेस ऑर्गेनाइज की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके लिए लैंड कमिटीज़ वेर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, और इसके लिए उन्होंने लैंड कमिटीज़ फॉर्म की। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, और इस तरह जो ये काम किया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने। पेजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, तो उनके प्रयास से जो पेजेंट थे उन्होंने सीज कर ली ज़मीनें बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो अब ज़मीनें किसके पास आ गई थी? द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, तो अक्टूबर 1917 का जो रेवोल्यूशन था उसके बारे में पढ़ेंगे हम।
As the conflict between the provisional government and the बोल्शेविक ग्रीव, जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक इनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो बढ़ता गया, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो उसे डर था, जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, उन्हें डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जल्द ही वो डिक्टेटरशिप करने लगेगी, यानी अपनी मनमानी करने लगेगी। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक अपराइजिंग सोची ऐसा करने की गवर्नमेंट के खिलाफ। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, जितने भी बोल्शेविक सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, वो सभी साथ आ गए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। सो 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, लेनिन ने सभी को एक प्लान बना लिया कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो सत्ता पर कब्जा कर लेगी। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर्स। और इसके लिए अपॉइंट किया गया रेवोल्यूशनरी कमेटी में जो लियोन ट्रॉट्स्की थे उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया। द डेट ऑफ द इवेंट्स वर केप्ट अ सीक्रेट, और जो डेट था इवेंट का कि कब इन्हें सत्ता पर कब्जा जमाना है, गवर्नमेंट को सीज करना है, तो वो डेट अभी तक सीक्रेट रखी गई। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। तो जो अपराइजिंग था, जो विद्रोह था, बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को शुरू हो गया। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेन्स्की हेल्ड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, केरेंस्की, उन्होंने कुछ ट्रूप्स को साथ लिया और उन्होंने ये जो सिटी थी उसे छोड़ दिया। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, जो लॉयल मैन थे, जो मिलिट्री थी, उन्होंने जो 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर जो बिल्डिंग्स थी उससे उन्हें क्या कर लिया, इन्होंने सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर सेंट टू द टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और इसके अलावा कुछ ट्रूप्स को भेजा गया टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस को सीज करने के लिए एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, उसे विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया, जो कि यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसके वफादार जो सैनिक थे। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, और इसी के साथ एक स्विफ्ट बहुत तेजी के रिस्पॉन्स के साथ जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थे, ऑर्डर इट सपोर्टर्स, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर किया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लें और अरेस्ट जितने भी मिनिस्टर्स हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के, उसे अरेस्ट कर लें। लेट इन द डे द शिप औरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। तो यहाँ पर जो एक शिप थी जो वो विंटर पैलेस में सेल हुई उस समय। Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. इसके अलावा जो अदर उनके जो भी युद्ध के पोत थे वो भी सिटी में आ गए और उन्होंने वहाँ के बहुत ही ज़्यादा जितने भी वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स थे उन्हें अपना कब्जे में ले लिया, जो कि पहले गवर्नमेंट के अंडर थे। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल, और रात घिरने तक पूरी जो सिटी थी वो कमेटी के कंट्रोल में आ गई थी। एंड दिस मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, और जो मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर लिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राद द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शंस। अपराइजिंग टुक प्लेस इन दी अदर सिटीज़, और ये जो विद्रोह था और भी सिटीज़ में ये फैला। देयर वॉज हैवी फाइटिंग, कई जगह बहुत
भारी लड़ाइयाँ हुई, स्पेशली इन मॉस्को। मॉस्को में भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरियाज। तो इस तरह जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया मॉस्को और पेट्रोग्राद एरियाज़ को, ये आप लोग समझ सकते हैं।